नहीं आने की क्या वजह है? आखिर क्यों जिनपिंग ने G20 में आना कैंसिल कर दिया? एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। G20 के लिए मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। इस समिट को कामयाब और यादगार बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। इस समिट में बाइडेन भी होंगे, ट्रूडो भी होंगे, ओलाफ भी होंगे और सुनक भी होंगे। लेकिन इस समिट में नहीं होंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जिनपिंग के नहीं आने के पीछे की वजह क्या है? G20 समिट को लेकर शी जिनपिंग की सोच क्या है, हम आपको बताएंगे, पूरी तस्वीर समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन को सुनाते हैं, जो शी जिनपिंग के G20 में नहीं आने को कैसे समझते हैं। The question of tensions between India and China affecting the summit, really that's up to China. If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. G20 के लिए जिनपिंग की बजाय चीन के प्रधानमंत्री भारत पहुंच रहे हैं। 2013 में चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही जिनपिंग ने हर G20 बैठक में हिस्सा लिया है, लेकिन ये पहली बार है कि जिनपिंग इस बैठक से नदारद रहेंगे। उसके पीछे वजह मानी जा रही है भारत चीन सीमा विवाद। कुछ वक्त पहले चीन ने एक नक्शा जारी किया था, जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को खुद का हिस्सा दिखाया था, जिसका भारत ने विरोध किया था। उधर सीमा विवाद पर भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। पूर्वी लद्दाख और देपसांग और डेमचोक जैसे पॉइंट से चीन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले 6 महीने में चीन की अर्थव्यवस्था के लिए कई बुरी खबर सामने आई, जिसमें धीमी होती विकास दर, युवाओं की रिकॉर्ड बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कमजोर मुद्रा और कमजोर निर्यात। दरअसल शी जिनपिंग इस वक्त अपने देश के अंदरूनी हालात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है और इसलिए अपने देश में ही रहकर शी जिनपिंग नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इस बात को आप ऐसे समझे कि पिछले 9 महीने में 5 बार सिर्फ शी जिनपिंग अपने देश के बाहर गए हैं। न ही वो आसियान समिट में हिस्सा ले रहे हैं और न ही G20 की बैठक में। इन दोनों बैठकों में चीन के प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर में फेल। जिनपिंग जानते हैं कि चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में वो सबसे पहले चीन में रहकर अपनी बुनियाद को मजबूती देना चाहते हैं। खबर है कि चीन की खराब होती अर्थव्यवस्था के लिए रियल एस्टेट सेक्टर ज्यादा जिम्मेदार है। पिछले 20 सालों में इस सेक्टर ने चीन ने तेजी पकड़ी, लेकिन कोरोना के बाद से हालात बिगड़ते चले गए और 2020 में तो प्रॉपर्टी के मांग में बड़ी तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इन सभी बातों का शी जिनपिंग के दिमाग में डेरा है और उन्हें डर है कि गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और भारत से खराब रिश्तों की वजह से अगर उनकी आवाभगत नहीं होती है तो दुनिया की नजरों में चीन का दबदबा कम होगा। इसलिए वो प्रधानमंत्री ली कियांग को G20 के लिए भेज रहे हैं। भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि भारत मंडपम में भव्य नटराज प्रतिमा हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति के पहलुओं को जीवंत करती है। जैसे ही दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के लिए इकट्ठा होगी, ये भारत की सदियों पुरानी कलात्मकता और परंपराओं के प्रमाण के रूप में खड़ा होगा। भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा लगाई गई है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि ये हमारी परंपराओं का प्रतीक है और जब हमारे तमाम विदेशी मेहमान यहाँ पहुंचेंगे तो ये हमारी परंपराओं और कलात्मकता के प्रमाण के रूप में वहां पर मौजूद होगा।
उस प्रतिमा की तस्वीर भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा लगाई गई है। समृद्ध इतिहास को जीवंत करती है ये प्रतिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 समिट में न आने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दो टूक सुनाई। एस जयशंकर ने कहा कि किसी नेता के न आने से कोई असर नहीं पड़ता, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा ये बिल्कुल भी अहम नहीं है। एस जयशंकर की तरफ से ये बयान दिया गया। चीन को उन्होंने दो टूक सुनाई। I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. I think everybody is coming with a great deal of seriousness. G20 समिट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर हैं। परेशानी से जूझ रही दुनिया को G20 से बहुत उम्मीदें हैं। Today, the expectations of the world are very high in terms of what the G20 is able to produce, and produce in terms of meeting the challenges of the world. So if you were to go to Africa, we go to Latin America, go to parts of Asia, go to the Caribbean, go to the Pacific, everybody is today saying, okay, I have a certain set of issues. I have a debt problem, I have a trade problem, I have a health access problem, I have a green development resourcing problem. So what will the G20 do for me? So the world is waiting. और G20 से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की बात कर लेंगे। G20 में हिस्सा लेने के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू दिल्ली पहुंच चुके हैं। G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आने वाले वो पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं और पदभार संभालने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा भी है। नाइजीरिया G20 का सदस्य तो नहीं है, लेकिन भारत ने नाइजीरिया को इस समिट में हिस्सा लेने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया और ये स्वागत केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण परिवार राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा किया गया। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर है। दिल्ली में होने वाले G20 समिट को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्सुकता है। G20 के आयोजन के जरिए भारत पूरी दुनिया में अपनी नई छवि पेश करना चाहता है। आज का भारत जो चांद पर कदम रख चुका है, जो सूर्य की ओर बढ़ चुका है और आर्थिक तौर पर महाशक्ति बनने जा रहा है। आज दुनिया की नजर भारत पर है। विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है, वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। आज दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं तो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड में गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। आज भारत के प्रति दुनिया का भरोसा बढ़ा। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास,
और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। आज भारत दुनिया के लिए बन गया है विश्व मित्र। कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से संकट की घड़ी में देश ने दुनिया की मदद की, उसका परिणाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में, विश्व का अटूट साथी के रूप में आज मेरे देश की पहचान बनी है। आज G20 में दिखती है विकसित भारत की सूरत। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। दुनिया नतमस्तक है, दुनिया भारत की शक्ति के आगे घुटने टेक रही है और भारत दुनिया को गले लगा रहा है। हर एक देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संदेश दे रहा है। दुनिया को बता रहा है कि आगे का भविष्य क्या होना चाहिए और दुनिया भारत के दृष्टिकोण से विश्व का भविष्य तय करने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। वेलकम बैक और उसी के लिए दुनिया भर की महाशक्तियों का मिलन हो रहा है भारत की पवित्र भूमि पर। उन महाशक्तियों को पता है कि भारत आज दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, इसलिए जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो उसका हिस्सा बनना एक विकल्प नहीं बल्कि उनकी जरूरत है। और भारत के लिए भी ये वक्त सबसे मुफीद है जब उसे G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है, क्योंकि ये वो वक्त है जब दुनिया में भारत की सुनी जा रही है। भारत अब दुनिया को सिर्फ आइडिया नहीं दे रहा है बल्कि भविष्य की दुनिया कैसी बनेगी उसके लिए सबको रास्ता भी दिखा रहा है। ग्लोबल मुद्दों पर G20 की बैठक में भारत एक बार फिर दुनिया को रास्ता दिखाएगा और इसके लिए G20 में शामिल हो रही हैं महाशक्तियां। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिंदुस्तान आ रहे हैं। 7 सितंबर से 10 सितंबर तक वो दिल्ली में रहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी G20 समिट में शामिल होने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी G20 के शिखर सम्मेलन के लिए यहां आ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दवान भी सम्मेलन के लिए पहुंचेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल भी 9 और 10 तारीख को भारत की यात्रा करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी दिल्ली पहुंचने वाली हैं। सबसे खास बात है कि बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये पहली भारत यात्रा है और उन्होंने भारत की यात्रा के लिए 4 दिन का समय तय किया है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान एक ऐसी महाशक्ति के तौर पर दुनिया में उभर रहा है जिसका साथ हासिल करने के लिए दुनिया का हर एक मुल्क बेताब है। और ये बेताबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान भी देखी गई। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों मिलने के लिए बेताब रहते हैं। जब जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई तो वहां प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए तमाम देशों के नेताओं में जैसे होड़ मची थी। हर एक मुल्क का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फ्रेम में दिखना चाहता है, एक फोटो खींच लेना चाहता है। हाथ मिलाने से लेकर पीएम मोदी से गले लगने की बेताबी अमेरिका के जो बाइडेन से ब्रिटेन के ऋषि सुनक तक में ये देखने को मिली। भारत की दुनिया में बदलती भूमिका की एक और तस्वीर तब दिखी जब जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे, जहां जो बाइडेन और जिल बाइडेन मेजबानी कर रही थी। जब पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के सदन को संबोधित किया और वहां भी अमेरिका के सांसदों ने कई बार खड़े होकर 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री को सलाम किया। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में पीएम मोदी को वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बॉस का तमगा दिया और फ्रांस की यात्रा के दौरान पीएम मोदी के लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। दुनिया में भारत का दबदबा इतना ज्यादा बढ़ा है
कि दुनिया की महाशक्तियां भारत के साथ मिलकर फाइटर जेट बनाने की डील कर रही हैं। हिंदुस्तान के साथ नेवी के जंगी जहाज और सबमरीन तैयार करने में जुटी है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और इस वर्ल्ड ऑर्डर में हर कोई भारत के साथ नाता जोड़ लेना चाहता है। दुनिया में भारत को वैश्विक कार्यस्थल माना जा रहा है। विश्व स्किल्ड हाथों के लिए भारत की ओर देख रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से दुनिया की सोच बदली है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए खान पान की आदतें बदली। आपदा के वक्त तेजी से मदद करने का तरीका सिखाया है। G20 में भारत की भूमिका बहुत अहम है और दुनिया भारत में ऐसी संभावनाओं को देख रही है जिससे आने वाले कल की तस्वीर तैयार होगी। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और कुछ सालों में ही भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग पर रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने भारत का समर्थन किया है और इसीलिए साल 2023 का ये समय बहुत अहम है जब दुनिया के नक्शे पर भारत सूरज की तरह चमक रहा है और अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करने की उम्मीद दे रहा है। G20 से पहले दिल्ली को अभेद्य किले में बदल दिया गया है। एनएसजी जवानों के अलावा वीआईपी लोगों की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा बिठाया गया है। 1000 कमांडोज को तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली गई है। सड़क पर इंडियन आर्मी के कमांडो, हवा में वायुसेना के गरुड़ कमांडो, आयोजन स्थल पर एनएसजी के कमांडो, चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के कमांडो। G20 समिट के लिए पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा है। हर सड़क, हर होटल को सुरक्षा कर्मी खंगाल रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं। प्रगति मैदान, जहां G20 की समिट होनी है, उस जगह को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा बल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं G20 समिट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए खास वर्दी तैयार की गई है। इसी के साथ दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात किया जाएगा। G20 समिट में सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS की टीमें दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली के जिन होटल में G20 सदस्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रुकेंगे, उन होटल की सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले सभी रास्तों की जानकारियां भी इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर की गई हैं। G20 समिट को देखते हुए एनएसजी की 1 दर्जन से ज्यादा टीमों को G20 वेन्यू पर तैनात किया गया है। साथ ही होटल के बाहर दिल्ली पुलिस की 7 टीमों को तैनात कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की क्विक रिएक्शन टीम को भी दिल्ली में उतार दिया गया है। इतना ही नहीं, आसमान से भी दिल्ली पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए एयरफोर्स और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। इन हेलीकॉप्टर में सेना और एनएसजी के कमांडो हर वक्त मौजूद रहेंगे। दुश्मन ड्रोन के खतरे को देखते हुए कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम को लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंगों पर एनएसजी और सेना के स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं। G20 समिट को देखते हुए दिल्ली की किलेबंदी हो चुकी है। G20 को देखते हुए दिल्ली पुलिस को स्पेशल वर्दी दी गई है। पूरी दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है।
G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने गांव, गरीबी, महंगाई और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत की विकास यात्रा के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री का ये पूरा इंटरव्यू moneycontrol.com पर मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। G20 समिट से पहले ये सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने दूसरे राज्यों में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कराने की मांग की है। G20 की जो बैठकें हुई तो सेक्रेटरी स्तर की हुई है, राष्ट्राध्यक्षों की बैठक नहीं हुई ना। अगर दूसरे राज्यों में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक करते तो दूसरे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना इसका बढ़ावा मिलता। और वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत के हर कोने में G20 समिट का उत्सव है और ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा है कि जब कोरोना काल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी तो ऐसे में भारत में जो महंगाई दर थी वो उन सब देशों से नीचे थी। देखिए, ये मनी कंट्रोल का जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू है, एक चीज हमें समझना चाहिए। जिस वक्त 2014 में देश ने जो है वो नरेंद्र मोदी जी को जनादेश दिया तो उस वक्त हालत क्या थी? उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था और घोटाले थे। उस विरासत को नरेंद्र मोदी जी ने पछाड़ते हुए देश में विकास और विश्वास का माहौल पैदा किया और एक इकबाल, ईमान और इंसाफ की के नेतृत्व वाली सरकार दी, जिसने कि स्टेबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ देश के तमाम दुनिया के संकटों और कंटकों को पछाड़ करके और देश के आर्थिक, सामाजिक सभी ताने बाने को मजबूत किया। तो moneycontrol.com को दिए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर उद्योग जगत से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। डेटा इन्फोसिस के सीईओ अजय डेटा ने कहा है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर आईटी सेक्टर, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। सर, प्रधानमंत्री का जो आज न्यूज़ 18 पे जो उनका इंटरव्यू टेलीकास्ट हो रहा है उसमें उन्होंने काफ़ी बातें कही है, खासतौर पर भारत के विजन को लेकर। जब G20 ऑर्गेनाइज हो रही है, आपने वो इंटरव्यू देखा, क्या खास बात लगी आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो 4 वर्ड्स उनके प्रिय वर्ड्स हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये उन्होंने पूरे इंटरव्यू में कवर करने की कोशिश की है, जिसके अंदर चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे जैम फ्रेटर्निटी हो जिसके अंदर जनधन, आधार, बैंकिंग है, मोबाइल है, उसको कवर किया है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज को कवर किया है। मुझे ऐसा लगता है G20 अपने लिए एक आफ्टर पैंडेमिक आया है। उन्होंने भी ये बात कही है, आफ्टर पैंडेमिक एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है और ये प्रेसिडेंसी का एक इवेंट खाली दिल्ली में भी हो सकता था, पूरी कंट्री में करोड़ों लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ में हुआ है। तो एक ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड को एक ऐसा मैसेज गया है कि इंडिया इज द फ्यूचर। G20 समिट पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरी दुनिया भारत को देखेगी, दुनिया भर में भारत का नाम गूंजेगा। G20 का बड़ा सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी 18 ग्रुप के मनी कंट्रोल से विशेष बात की है। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और वरिष्ठ नेता सैयद शहनवाज हुसैन। हुसैन जी, एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और उन्होंने कहा है कि जो G20 का सम्मेलन हो रहा है और ऐसे मौके पर हो रहा है जब ग्लोबल इंडस्ट्री में पूरा 2024 के हिसाब से जो संभावना जताई जा रही है वो ग्रोथ सुस्ती दिखाई जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत को एक चमकते सितारे के तौर पर देख रही है अर्थव्यवस्था के उसमें। देखिए, मूल मंत्र मनी कंट्रोल पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, G20 सिर्फ मेहमान नवाजी थोड़ी है। ऐसे तो हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, पूरी वसुधा को अपना मानते हैं, ये भारतीय सनातन संस्कृति है। लेकिन भारत में जब लोग आ रहे हैं तो भारत की जो उभरती हुई ताकत है, अब भारत वो देश नहीं है कि कहा जाए सपोड़ों का देश है तो यहाँ अकाल होता था, ये देश नहीं है। भारत की वैभवता को पूरी दुनिया देखेगी और भारत एक उभरती हुई आर्थिक ताकत भी है और ये
शोकेस करने का सबसे बड़ा मौका है, जिसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे भारत के लोग शोकेस कर रहे हैं। वो देखेंगे कि भारत क्या होता है और भारत का नाम पूरे दुनिया में गूंजेगा। तो एक बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। और वहीं एफसीआई कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य समीर भाटी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत को अब आशा की नजरों से देख रही है। उन्होंने आगे ये कहा कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरा है। जैसे 200 से ज्यादा मीटिंग हुई है इस G20 के अंतर्गत, जिसमें 32 के करीब सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। भारत जैसे कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल साउथ में वो सभी देश आते हैं जो अभी डेवलप्ड हो रहे हैं। भारत आज एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम एशिया से भी बात कर सकते हैं, सऊदी अरबिया से भी बात कर सकते हैं और हम यूएस से भी बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही भारत को G20 समिट की मेजबानी का मौका मिला। भारत के लिए गौरव की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता करने का भारत को अवसर मिला है। और दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति सहित G20 से संबंधित जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं अथवा उनके कोई न कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं। साथ ही जो मेजबान देश होता है, जैसे अध्यक्षता हमें मिली है, तो हम कुछ विशेष आमंत्रित करने का अधिकार G20 की इस व्यवस्था में है, तो कुछ और देशों को आमंत्रित करने का भी काम किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में वैश्विक मुद्दों के साथ देश के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिले जनादेश से लेकर कोरोना काल तक का मुकाबला करने तक भारत के आत्मविश्वास की तारीफ की। पीएम ने ये कहा कि परिस्थिति कोई भी हो, भारत के लोगों का आत्मविश्वास कभी भी डगमगाता नहीं है और इसीलिए आज दुनिया भर की नजरें हैं वो भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में 2014 का भी जिक्र किया, जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और बड़े जनमत के साथ मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा, 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था, बावजूद इसके लोगों ने इतने बड़े जनादेश के लिए वोट दिया। 10 साल बाद उन्होंने हर जगह थोड़ा थोड़ा मोदी को देखा है। चंद्रयान मिशन में, मेरी हाल की अमेरिका यात्रा में। अब जब वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे। अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बताया कि कोरोना के बाद दुनिया में जिस तरह से महंगाई बढ़ी, वैसी महंगाई भारत में क्यों नहीं बढ़ी। कोरोना के दौरान भारत ने कौन सी रणनीति अपनाई, ये पीएम मोदी ने बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोविड के दौरान मैंने उत्साह बढ़ाने के लिए नोट नहीं छापे, ये जानते हुए कि मैं एक बड़ा राजनीतिक जोखिम ले रहा हूं। मैंने पैसे कोविड मैनेजमेंट में लगाए। यही वजह है कि आज भारत में महंगाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी दुनिया के बाकी देशों में बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत के विकास का मंत्र दुनिया के लिए भी कारगर साबित होगा। दुनिया को पीएम मोदी ने विकास का कौन सा मंत्र दिया, वो आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये सब जानते हैं कि हमने पिछले 9 सालों में अपने देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दृष्टिकोण का पालन किया है। इसने देश को प्रगति के लिए एक साथ लाने और अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज इस मॉडल की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। वैश्विक संबंधों में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। सबका साथ, हम सभी को प्रभावित करने वाली सामूहिक चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया को एक साथ लाना। सबका विकास, मानव केंद्रित विकास को हर देश और हर क्षेत्र तक ले जाना। सबका विश्वास, सभी स्टेक होल्डर की आकांक्षाओं की पहचान और उनके विचारों के जरिए उनका विश्वास जीतना। सबका प्रयास, दुनिया की भलाई के लिए हर देश की अद्वितीय शक्ति और कौशल का उपयोग करना। G20 के मुख्य संयोजक हर्षवर्धन सिंगला ने प्रधानमंत्री मोदी के इस ग्लोबल विजन वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को बताया। When you look at the world as one family under the concept and our philosophical concept of Vasudhaiva Kutumbakam, then you understand that you can all grow and you can all succeed together. I mean, the very concept of
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास is based on the fact that we grow, you grow, and everybody grows. So that is basically the approach. And we have seen it during the COVID times. अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ के लोगों के देश भारत की विविधता का भी जिक्र किया। पीएम ने बताया कि भारत कैसे विविधताओं से भरा देश है और इन सभी विविधताओं से वो तब रूबरू हुए जब वो गुजरात के सीएम भी नहीं बने थे। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे गुजरात के सीएम बनने के बाद के जीवन के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। उससे पहले कई दशकों तक मैंने गैर राजनीतिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में संगठनात्मक भूमिकाएं निभाई। इससे ये हुआ कि मुझे हमारे देश के लगभग हर जिले में जाने और रहने का अवसर मिला। मेरे जैसे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु व्यक्ति के लिए ये एक जबरदस्त शिक्षाप्रद अनुभव था। विभिन्न क्षेत्रों, लोगों, अद्वितीय संस्कृतियों और व्यंजनों और उनकी चुनौतियों के बारे में सीखने का एक अनुभव था। हमारे विशाल राष्ट्र की विविधता पर मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन एक सामान्य बात थी जो मैंने पूरे देश में देखी।